everyone. Welcome to the third lecture of GST preparation series. बेसिकली जो स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आप वहाँ अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो आप वहाँ देख सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फिजिक्स सेक्शन और ये सारे जो भी एमसीक्यूज हैं ये आपके जेएसटी के पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज यूज्ड इन बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बेसिकली जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, अगर हम नाम को ही देखें तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें 2 मेटल्स का यूज हुआ होगा। ये एक पतली सी स्ट्रिप होती है जो कि 2 मेटल्स से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसका काम क्या होता है, ये एक्ट करती है एज अ थर्मोस्टेट। ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए यूज होता है। अब इसका जो बेसिकली जो इसका यूज होता है वो अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें तो इलेक्ट्रिक आयरन जो हम इस्त्री जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज होता है और वो किस चीज का काम करती है, थर्मोस्टेट का काम करती है। अब होता क्या है कि मेटल्स या कोई भी सब्सटेंस जब इनको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। और जब उनको कूल करते हैं तो कूल करने पे ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप में 2 मेटल्स यूज हुए हुए होते हैं। 2 मेटल्स से मिलकर ये स्ट्रिप बनाई जाती है। और इसका जो फंक्शन है, ये वर्क कैसे करता है, ये जब भी आयरन में जब आयरन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ये दोनों मेटल्स एक्सपेंड होते हैं। अब एक्सपेंड होके ये क्या हो जाते हैं, ये बेंड हो जाते हैं। अब बेंड होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। देन अगेन जब टेम्परेचर थोड़ा लो की तरफ जाता है, जब ये कूल हो जाती है आयरन, तो ये क्या होते हैं, ये दोनों मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट होके स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अब जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो यहाँ से करंट इजीली आपका पास हो जाएगा। तो बेसिकली जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो काम करती है वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे ही करती है, लेकिन ये एक्सपेंड होके क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है और टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। अगेन जब आपका आयरन कूल हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, देन अगेन करंट आपका पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपसे पूछा ये जा रहा है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप कहाँ यूज होती है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज होती है इलेक्ट्रिक आयरन में। इलेक्ट्रिक फैन में बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज नहीं होता। थर्मोमीटर एंड रेलवे ट्रैक में भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट सेम ईयर के जीएसटी के पेपर में सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक यूज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तभी होगी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्सपेंशन होती है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली, अभी अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक आयरन में भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू हो रही है। तो इलेक्ट्रिक आयरन में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का यूज हो रहा है। देन अगर हम सी ऑप्शन को देखें, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में भी या तो मर्क्यूरी लगा हुआ होता है या उसमें अल्कोहल डला हुआ होता है। ये भी क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं एंड जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो थर्मामीटर में भी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है। और रेलवे ट्रैक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेलवे ट्रैक भी एक्सपेंशन गैप के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों लास्ट वाले ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शन में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कहाँ यूज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फैन में यूज। अब इलेक्ट्रिक फैन जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू काम करता है। उसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है जो कि ब्लेड्स को रोटेट कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक फैन में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इलेक्ट्रिक फैन।
इनमें से इलेक्ट्रिक फैन में जो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं। देन नेक्स्ट वी हैव द enlargement of images is called, जब images को उनकी एक्चुअल साइज से बड़ा करके दिखाया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्चुअल साइज से बड़े नजर आते हैं। जैसे कि सपोज जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है, जैसे कोई टेक्स्ट अगर छोटा लिखा हुआ है तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उसको देखा जाता है। देन माइक्रोस्कोप हमारे पास होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इलाज करके दिखाता है। एंड थर्ड हमारे पास टेलीस्कोप होता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जैसे स्टार्स पे या दूसरी जगहों पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हमें इलाज करके दिखाता है। तो ये सारे मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। So the process of enlargement of images is called magnification. Correct option is C. Then next we have a question related to science and physics. Periscope is an optical instrument that works on the principle of total what? A periscope basically एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी नजर के सामने ना हो। सपोज आप अपने आप को छुपा रहे हैं कहीं तो कुछ अक्सर जंगों में होता है, जंगों में टैंक के अंदर जो सोल्जर्स बैठे हुए होते हैं वो बाहर की चीजों को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं। या सबमरीन्स में जो है जो लोग अंदर होते हैं वो बाहर की चीजों को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं। पेरिस्कोप से बेसिकली क्या होता है, वो चीज जो डायरेक्ट आपकी नजरों के सामने नहीं है उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। अब जो पेरिस्कोप की जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली कुछ इस टाइप की होती है। इसमें क्या होता है, सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आपको जो भी चीज देखनी है वो यहाँ पे है और आप यहाँ पे बैठे हुए हो। डायरेक्ट आपकी नजरों के सामने ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है। पेरिस्कोप ऐसा बना हुआ होता है, वुड का बना होता है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है 45 डिग्री से और सेकंड मिरर आपका यहाँ पे लगा हुआ होता है 45 डिग्री से। अब होता क्या है, यहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ से सीधा जो लाइट है वो यहाँ मिरर पे जाके क्या होती है, स्ट्राइक होती है, जिसकी वजह से लाइट यहाँ नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। इट रिफ्लेक्ट्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाके अगेन ये सेकंड वाले मिरर से टकराती है। सेकंड वाले मिरर से टकरा के ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों के सामने चली जाती है जहाँ से आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो बेसिकली ऐसी चीज जो कि आपकी डायरेक्ट आपकी नजरों के सामने नहीं है और आप पेरिस्कोप का यूज करके उसको देख रहे हो, तो पेरिस्कोप के अंदर बेसिकली दो मिरर्स लगे हुए होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के थ्रू आपकी आईज के सामने वो इमेज बना रहे होते हैं। तो पेरिस्कोप बेसिकली किस प्रिंसिपल से काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल से काम करता है। और आजकल जो टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं उसमें यहाँ मिरर की जगह पे प्रिज्म यूज हो रहा है। प्रिज्म भी क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स करके आगे इमेज बना कर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Then next we have some questions from bio section. So first question is a group of similar cells combined together to form. अब सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब सेल्स हैं सेल्स सेम सेल्स सिमिलर किस्म के जो सेल्स होते हैं वो जब आपस में मिलकर कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते। अब इनका जो है सपोज एक ही किस्म के सेल्स होंगे, जैसे स्किन के सेल्स हैं या आपके जो है दूसरे टाइप के सेल्स हैं, सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते। तो बेसिकली अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में एक ए है हमारे पास ऑर्गन। तो ऑर्गन जो है डिफरेंट टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं और जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं।
और डिफरेंट सिस्टम्स आपस में मिलके एक पूरी बॉडी बनाते हैं। तो ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, टिश्यूज। सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। बेसिकली सेल्स जो हैं, सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं। फर्दर अगर हम देखें, टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन देन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टिश्यू। देन नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास पेपर्स में आ चुका है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग। सेम है, ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें। हमारे पास चार चीजें आपको दी हुई हैं, एक सेल, सेकंड है टिश्यू, थर्ड है ऑर्गन, फोर्थ है ऑर्गेनील। ओके, तो अब करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें कि कौन सी चीज मिलकर क्या बनाती है, देन वो कंबाइन होके क्या बनाती है। तो हमें पता है कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनेल्स मिलकर जो सेल बनाती हैं, ऑर्गेनेल्स कौन से हो गई, बेसिकली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, आपका न्यूक्लियस हो गया, तो ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। सो करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या होगा, सी, ऑर्गेनेल, देन सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन। देन अगर हम आगे जाना चाहें तो ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। देन ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then next, we have a question related to the eyes. ये भी आपके प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस। So which of the following helps to change the shape of lens in the eye? अब बेसिकली आई, ह्यूमन आई से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं एक ह्यूमन आई किस तरह की बनी हुई है, क्या उसकी कौन सी डिफरेंट लेयर्स हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो ओके, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रंट पार्ट है एक ह्यूमन आई का, और इसका जो साइड व्यू है वो ये है। तो अगर हम थोड़ा इसको गौर से देखें तो हमारी जो फ्रंट से हमें जो आंख जो नजर आती है, उसमें ये जो व्हाइट कलर का जो पार्ट है हमारी आईज में, इस व्हाइट कलर के पार्ट को बेसिकली कहा जाता है स्क्लेरा। ये आउटर लेयर होती है हमारी आईज की। देन हमें जो फ्रंट से दिखाई देता है वो एक तो हमें ये कलर्ड पार्ट शो हो रहा होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक, ब्राउन। इस कलर्ड पार्ट को कहा जाता है आइरिस। देन हमें अब हमारी आई के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक ओपनिंग दिखाई देती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई लेयर नहीं होती, यहाँ पे एक सुराख होता है जहां से लाइट आती है, एंटर होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्यूपिल कहा जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा अगर हम साइड व्यू से देखें, अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो बेसिकली जो सामने से हमें जो आई नजर आ रही है उसमें तो हमें सिर्फ अपर लेयर नजर आ रही है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। अब साइड व्यू या हम आई की एनाटॉमी को देखें तो बेसिकली जो आई है उसकी तीन लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है, एक मिडिल लेयर है, एक इनर लेयर है। आउटर लेयर जो है वो जो व्हाइट कलर का जो पार्ट हमें शो हो रहा होता है वो आउटर लेयर है, उसको कहा जाता है स्क्लेरा। ये पूरी आपकी जो आउटर लेयर आ रही है ये यहाँ पर आकर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ये यहाँ पर इस जगह पर आकर ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से लाइट को एंटर होना होता है, बाकी सारी जगहों से ये क्या होती है, ओपेक होती है और व्हाइट कलर की होती है। सो द आउटर लेयर आपकी आई की उसको कहा जाता है स्क्लेरा। ये क्या करती है, ये आपकी आई को प्रोटेक्ट करती है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और इसका जो स्टार्टिंग वाला जो उसका फ्रंट जो पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है, उसको कॉर्निया कहा जाता है। ये जो इसकी ट्रांसपेरेंट जो लेयर है इसको कॉर्निया कहा जाता है। ये लाइट को अलो करती है टू एंटर इनटू द आई। देन जो मिडिल लेयर है आपकी, ये जो रेड कलर वाली आपको नजर आ रही होगी, मिडिल लेयर को कोरॉइड कहा जाता है। ये बेसिकली एक वेस्क्यूलर लेयर है, इसमें पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स होती हैं, डार्क वेस्क्यूलर लेयर है।
सो कोरॉइड इज द मिडिल लेयर ऑफ द आई, और यही आगे जाके क्या बनाती है, आगे जाके किसको कंटिन्यू करती है, आयरिस को, प्यूपिल को, आयरिस, प्यूपिल एंड सिलियरली मसल्स। देन ये बेसिकली इसका जो काम है, ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आई को। देन द इनर एंड द थर्ड लेयर ऑफ आई इज द रेटिना। ये जो अंदर वाली जो लेयर है इसको रेटिना कहा जाता है, और ये आगे जाके किससे कनेक्ट होती है, ऑप्टिकल नर्व्स इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। ये एक लाइट सेंसिटिव लेयर है, फोटो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे। जो भी लाइट यहाँ पे पहुंचती है, ये उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके ब्रेन को पहुंचाती है थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स। तो बेसिकली जो रॉड्स एंड कोन्स लगे हुए होते हैं वो भी आपके रेटिना में लगे हुए होते हैं। डिम लाइट को जो है रॉड्स जो है वो डिम लाइट के लिए यूज होते हैं, और कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट के लिए यूज होते हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो आई के अंदर 3 लेयर्स हैं। एक जो आउटर लेयर स्क्लेरा, वो आई को प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और उसका जो फ्रंट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर की तरफ ही यहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ होता है। देन ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, आयरिस, और इसके अंदर जो ओपनिंग है उसको कहते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल के थ्रू ही लाइट अंदर एंटर होती है। मिडिल लेयर जो है वो कोराइड है, थिक वेस्क्यूलर लेयर है। देन इंटरनल लेयर इज रेटिना, और रेटिना के ऊपर जो फोटो से रिसेप्टर्स वगैरह लगे हुए थे, इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है। देन अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो जो आयरिस है, जो कलर्ड पार्ट है आपकी आईज का, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अक्सर आपके एमसीक्यूज में आता है कि ये जो प्यूपिल है, जो ओपनिंग है आपके आई की, इसकी साइज को कंट्रोल कौन करता है, तो ये आयरिस इसकी साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल जो है, ये जो ओपनिंग है, ये क्या करता है, ये कितनी लाइट आपकी आई के अंदर जाएगी उसको कंट्रोल करता है। अगर तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आपकी आंखों के अंदर जा रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब डिम लाइट है तो ये एक्सपेंड हो जाता है। तो बेसिकली ये लाइट को जो है वो कितनी लाइट अंदर पास हो उसको मेंटेन करता है। लेंस जो है वो लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। ये यहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ है, ये लाइट को रेटिना के पे फोकस करता है। देन आपकी आई में दो तरह के फ्लूइड्स यूज हो रहे हैं। एक जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है कॉर्निया एंड लेंस के दरमियान। कॉर्निया एंड लेंस के दरमियान यहाँ पे आपका एक वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। सॉरी, माय पेन इज नॉट वर्किंग। इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है आपके लेंस एंड कॉर्निया के बीच में आपका एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। देन सेकंड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो रेटिना और लेंस के यहाँ पोस्टीरियर चेम्बर पे, पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है विट्रियस ह्यूमर। एक एक्वस ह्यूमर होता है जो कि वाटर लाइक होता है, जो एंटीरियर साइड पे होता है, कॉर्निया एंड लेंस के दरमियान प्रेजेंट होता है। लेंस एंड रेटिना के दरमियान जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। एंड ऑप्टिकल नर्व्स यहाँ पे लगी हुई होती हैं, ये ब्रेन को आपको सिग्नल पहुंचाती हैं इमेज के फॉर्म में। सो आई होप द एनाटॉमी ऑफ आई इज क्लियर। सो अब देखते हैं इसके कौन से एमसीक्यूज आपके पास पेपर्स में आए हैं। सो the first question is, which of the following helps to change the shape of lens in the eye? अब आपकी आईज के अंदर जो लेंस लगे हुए हैं, लेंस की जो शेप चेंज हो रही होती है तो उसको कौन चेंज करता है, जो सीलियरी मसल्स लगे हुए होते हैं, जो कोरॉइड की जो लेयर जाती है, जो आगे जाके सीलियरली जो मसल्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं, लेंस की शेप को जो है वो मेंटेन चेंज करते हैं। देन सेकंड हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई? इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऐसा है जो कि ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा रेटिना इज द पार्ट ऑफ आई, प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ आई, कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ आई, कोक्लिया जो है ये एयर का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एयर, ये आई का पार्ट नहीं है, ये एयर का पार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then next, we have another question related to the human eye. Recognize the part of eye which control the amount of light entering inside the eye.
अभी मैंने आपको बताया कि आपके आई के अंदर जो लाइट जाती है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आई के अंदर जानी चाहिए, उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। ये जो प्यूपिल, ये जो ओपनिंग है आपके आई के सेंटर में जो ओपनिंग है प्यूपिल, ये क्या करता है? ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। अगर तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है तो ये क्या करता है? स्मॉल हो जाता है, और अगर डिम लाइट पड़ रही है तो ये लार्ज हो जाता है। अब तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्यूपिल। अगर दूसरे ऑप्शन को देखें, कॉर्निया को, तो कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, आगे भेजता है, फोकस करने में हेल्प करता है। लेंस क्या करता है? लेंस भी लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। और रेटिना क्या करता है? रेटिना इज लाइट सेंसिटिव लेयर जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन related to the eye, white part of the eye that protects the eyeball। अब हमारी आंखों में जो फ्रंट साइड से जो व्हाइट पार्ट जो शो हो रहा है, जैसे आई बॉल की प्रोटेक्शन हो रही है, इनर पार्ट की प्रोटेक्शन हो रही है, उसको क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, जो आउटर लेयर है उसको स्क्लेरा कहा जाता है, और उस स्क्लेरा वही है जो व्हाइटर पार्ट है हमारी आई का। तो जो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्क्लेरा। देन रेटिना इनर मोस्ट लेयर है, कोरॉइड सेकंड लेयर है, और कॉर्निया जो है आपका वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, वो व्हाइट पार्ट नहीं है। Then next we have another question related to human eye. Which fluid is present in the anterior chamber of the eye? अभी मैंने आपको बताया आपकी आई में दो तरह के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पे एंटीरियर चेम्बर में प्रेजेंट होता है, दूसरा पोस्टीरियर चेम्बर में प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियर चेम्बर में कॉर्निया एंड लेंस के दरमियान एक वाटरी फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पोस्टीरियर चेम्बर में कौन सा फ्लूइड होता है, तो वो जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, और वो पोस्टीरियर चेम्बर में लेंस एंड रेटिना के दरमियान प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया एंड लेंस के दरमियान प्रेजेंट होता है। अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें, तो जो सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है आपका, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन में होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में होता है, आईज में नहीं होता। और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, आईज से रिलेटेड नहीं। तो यहाँ पे इंटीरियर चेम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक्वस ह्यूमर आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पोस्टीरियर चेम्बर से रिलेटेड तो आंसर होगा विट्रियस ह्यूमर। ओके, so next we have a place of living according to a particular environment of living things। लिविंग थिंग्स जो हैं वो जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं उनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल टर्म्स में उसको हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके रहने की जगह को बेसिकली हैबिटेट कहा जाता है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली एक लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो ये वो जगह नहीं है जहाँ पे ये चीजें रहती हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इकोस्फीयर जो है बायोस्फीयर का ही दूसरा नाम। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं उनके रहने की जगह को क्या कहा जाता है? उनको हैबिटेट कहा जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट वी हैव एरिया वेयर रिवर मीट्स विथ सी। वो जगह जहाँ पे रिवर और सी का मिलाप होता है, जहाँ पे रिवर और सी का पानी आपस में मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेसिकली, उस एरिया को एस्चुअरी कहा जाता है, और उस पानी को कहा जाता है एस्चुराइन वाटर। तो एस्चुराइन वाटर बेसिकली वो होता है जहाँ पे रिवर एंड सी का पानी आपस में मिक्स होता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। ऑयल कैन बी चेंज इनटू फैट थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एंड फैट्स आपके जो हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब होता क्या है, ऑयल्स में अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि फैट्स में सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं।
ऑयल जो होते हैं, ऑयल में आपके जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, अनसेचुरेशन क्रिएट हो जाती है। अब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जब खत्म हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेचुरेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। और सेचुरेटेड फॉर्म जो है वो कौन सी होती है, फेट होती है। तो बेसिकली ऑयल के अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स को खत्म करके सिंगल बॉन्ड्स हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा, ऑयल से फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं, हम ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं। ऑयल में हम जो है हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं, और कुछ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, निकेल हो गया। तो इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दी रिजल्ट ऑयल जो है आपका फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑयल को फेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी चीज में हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाएं तो उसको कहेंगे हाइड्रोजिनेशन। जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हम ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, तो ये इसके थ्रू ऑयल फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में आपका जो है ब्रेक डाउन होता है कुछ चीजों का बाय रिएक्टिंग देम विथ वाटर। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ समथिंग बाय द यूज ऑफ वाटर, उसको हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। और पॉलीमराइजेशन जो होगा, जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, प्लास्टिक्स वगैरह बनाते हैं, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ऑयल को फेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं होते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी, हाइड्रोजनेशन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू बायो, और ये भी आपके पास पेपर्स में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर दो स्ट्रैंड स्ट्रैंड लगे हुए हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि डीएनए जो है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, इसमें दो जो हैं वो स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल हेलिक्स बनाते हैं स्ट्रक्चर। इसको डिस्कवर किया था वाटसन एंड क्रिक ने। ये भी अक्सर आपका क्वेश्चन आता है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। जबकि आरएनए में जो है सिंगल स्ट्रैंड होता है, न्यूक्लियस एंड गोल्गी बॉडीज में स्ट्रैंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो डबल हेलिक्स का कॉन्सेप्ट किसमें आ जाता है, डीएनए में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। Okay, then next we have a question related to chemistry. Water has a maximum density. अब वाटर, पानी, पानी की सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है, वो होती है 4 डिग्री पे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब डिफरेंट लिक्विड्स को हम हीट करते हैं, जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उनकी जो है डेंसिटी कम हो जाती है। और जब हम उनको कूल करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। वाटर में अपोजिट होता है, वाटर का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्शनल है, जिसकी वजह से 0 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती। वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री पे होती है। ये वाटर का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये एक एक्सेप्शन है। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम होती है, 4 डिग्री पे। तो ये आपको बातें याद रखनी है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस टेम्परेचर पे इतनी डेंसिटी होगी, 4 डिग्री पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर्स में आ चुका है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी का अगर हम फार्मूला देखें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट या तो ग्राम होगा या क्या होगा, किलोग्राम होगा। और वॉल्यूम का यूनिट या तो सेंटीमीटर क्यूब यूज कर सकते हैं हम, या मीटर क्यूब यूज कर सकते हैं। तो डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो या तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मोस्टली बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मोस्टली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज होता है। So the correct option is C.
ओके, देन बेसिकली यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं होता, मीटर क्यूब होता है। इस स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक है, या तो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब या होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, okay, next we have another question related to the numerical of density. अब अभी मैंने आपको बताया डेंसिटी का आपका जो फार्मूला है उसको यूज करके आप डेंसिटी के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक क्यूब है, उसका मास है 200 ग्राम एंड उसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी क्या होगी? सिंपली आपने क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 200 ग्राम। वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो 50 को जब हम 200 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और आपका यूनिट यही हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो चीजें आपको यूनिट की गिवन है उसी में आपका यूनिट हो जाएगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर। Then next we have another question related to the numerical of density. अब यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है मास क्या होगा। तो सिंपली हम डेंसिटी का ही फार्मूला यूज करेंगे, D इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। अब यहाँ पे हमें मास फाइंड आउट करना है, डेंसिटी हमें गिवन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिवीजन में है, आप यहाँ इसको लेकर जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास। अब डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.8 इनटू वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको जो डेंसिटी दी हुई है वो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। अब यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपका जो बचा यूनिट वो बचा ग्राम्स। और 0.8 को 250 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 200। सो द मास इज 200 ग्राम्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी, दो चीजें आपको गिवन होंगी, तो सिंपली आपको डेंसिटी का फार्मूला यूज करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उससे आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द कलर ऑफ सल्फर पाउडर। अब सल्फर जो है हमारे पास, सल्फर जो है वो येलो कलर में एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो कलर होगा येलो। करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next we have a question related to bio. Infants children should be immunized with BCG vaccine against. अब बच्चों को BCG वैक्सीन लगाई जाती है, किस चीज के लिए लगाई जाती है? तो ये वैक्सीन जो है बेसिकली ये टीबी की वैक्सीन है, ट्यूबरक्यूलोसिस की वैक्सीन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ट्यूबरक्यूलोसिस। बेसिकली जैसे ही बर्थ होती है एक इन्फेंट की, तो जैसे ही एक बच्चे की बर्थ होती है उसी टाइम पे उसको लगाई जाती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टीबी। बाकी मलेरिया के लिए अगर हम देखें तो मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, मलेरिया को सिंपली हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। मीजल्स की एक अलग से जो वैक्सीन आती है MMR के नाम से आती है। टाइफाइड की अलग से टाइफाइड वैक्सीन आती है। तो जो BCG वैक्सीन है जिसका फुल फॉर्म है बेसाइल कैलमेट ग्यूएरिन, ये जो है टीबी की वैक्सीन है, ट्यूबरक्यूलोसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज we have wavelength symbol. This is termed as, अब wavelength को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको कहा क्या जाता है? दिस इज नोन एज लैम्डा, इसको लैम्डा कहा जाता है। जबकि ईटा क्या है? ईटा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये या तो एफिशिएंसी या विस्कोसिटी के लिए यूज होता है। वेव नंबर जो है इसको हम न्यू ऐसे शो करते हैं, और ये वेव नंबर क्या होता है? 1/लैम्डा होता है। बाकी जो फाई है, फाई को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मैग्नेटिक रिफ्लेक्स वगैरह के सेंस में यूज करते हैं, और उसका ये वाला सिंबल है। सो दिस सिंबल इज नोन एज लैम्डा। ओके, yes, so next question is which of the following equations represent a decomposition reaction? अब इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली एक कंपाउंड होता है जो कि ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें दो चीजें कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है,
ये कौन सा है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीजें आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बनाएं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब सेकंड वाली एग्जांपल को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली A प्लस बी सी ये मिलकर क्या बना रहे हैं? AC प्लस B। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे BC था, यहाँ A आया, A यहाँ आकर लगा और उसने B को रिप्लेस किया तो क्या बना? AC। इस रिएक्शन को हम कहेंगे सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अगर थर्ड को हम देखें, AB एक कंपाउंड है जो कि टूट रहा है इनटू A एंड B। A एंड B इनमें से अलग हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक कंपाउंड टूट कर डिफरेंट स्मॉलर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करे उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हम डी ऑप्शन को देखें, AC प्लस BA 2A प्लस BC। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ से ये चीज रिप्लेस हुई, यहाँ से ये चीज रिप्लेस हुई, दोनों ने जाके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाई तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ कौन सा है? ऑप्शन सी इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में आ चुका है। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू रिएक्शंस। आपको रिएक्शन दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा? यस, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करें और क्या चीज प्रोड्यूस करें? सॉल्ट एंड वाटर। ये मैं आपको सेकंड लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक चीज टूट नहीं रही है, दो चीजें मिलकर कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रही हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन या जो भी फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गए, तो इनकी स्टडी को कहा जाता है जियोफिजिक्स। इनकी स्टडी को कहा जाता है जियोफिजिक्स। जबकि एस्ट्रोफिजिक्स इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड वर्क है। जबकि जियो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी एंड बायोलॉजी। जबकि जियो फिजिक्स में हम क्या करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जो प्रीवियस दो लेक्चर्स हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। अगर तो किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा काइंडली। ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर से लिए गए हैं और जो आ सकते हैं, पॉसिबल हैं, उनसे रिलेटेड ये सीरीज बनाई गई है। बाकी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊं। जिस टॉपिक के लिए आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर जरूर बनाऊंगी। अभी सीरीज हमारी कंटिन्यू है, फोर्थ लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा। जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स जो जीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हों उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।